welcome. Good morning to one and all. I'm myself to be the Shiv Kumar Yadav, and today we are going to discuss on the topic यूनिफॉर्म सिविल कोड. बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. आज हम केवल इसके बारे में बात करेंगे. अच्छा, इस ये प्रोमिनेंटली 2023 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा जब बिल ये पास हुआ. ठीक है, ये बिल इंडिया में 2020 में ही पार्लियामेंट में लाया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैड नॉट पास्ड. ओके, बट 2023 में बहुत सारे स्टेट ने ये बिल को पास किया. जैसे उत्तराखंड हो गया, फर्स्ट स्टेट हु हैड पास दिस बिल. सो वी शुड हैव टू जस्ट फोकस कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है. बेसिकली क्या होता है ना कि मुस्लिम के लिए और हिंदू के लिए देयर इज़ टू डिफरेंट laws which are made by them which govern various activity or various cultural events in their own traditional way. ओके, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट चाहती है कि हम एक ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं जो सब पे लागू हो. ठीक है, सो दिस इज सेम सेट ऑफ सिविल लॉ, सेम सेट ऑफ सिविल लॉ अप्लीकेबल टू द ऑल सिटीजन. समझ गए? मैरिज, डिवोर्स, कस्टडी, एडॉप्शन, एवरीथिंग. बहुत ही बेसिक चीज़ है कि हम एक ऐसा रूल लाना चाहते हैं जो सबके लिए समान हो. दैट इज रिलेटेड टू द पर्सनल मैटर. ओके, गॉट दैट. नेक्स्ट, इन आर्टिकल 44 it had already mentioned that we should have just focus to introduce the uniform civil code, but that is in the part of DPSP, so it is not justiciable. So it was quite difficult for our politician to implement it without using majority, but okay, it's quite difficult. So हम बात करना चाह रहे हैं कि आखिर प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंट में ऐसा क्या हुआ कि हम इतना सोचने पे मजबूर हो गए कि वी शुड हैव टू फोकस कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए. ओके, सो प्री इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं. 1880 में लेक्स लॉ की रिपोर्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टेबलाइज किया था, यूनिफॉर्म लॉ फॉर द क्राइम. देखिए, कभी भी हम यूनिफॉर्म क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी को इग्नोर ना किया जाए, किसी के साथ क्रिटिसिज्म ना हो, पर्सनल क्रिटिसिज्म बोलते हैं उसको, किसी को टॉर्चर ना किया जाए. ओके, सो द मोस्ट इशू व्हाई वी वांट टू इंट्रोड्यूस इज द वुमेन. in our society women face a lot of problems in day to day life, so because of that we should have tried to introduce that. It has maximum pros and maximum cons. We will discuss about it later. Okay, ठीक है. Then after, this is the concept, means already we have a uniform law for the crime, uniform law for the evidence and contract, but why not on the personal law? अगर हमारे पास किसी क्रिमिनल्स लॉ के लिए अगर यूनिफॉर्म लॉ है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूनिफॉर्म लॉ है, तो पर्सनल लॉ या फिर पर्सनल चीज़ों के लिए क्यों नहीं है? ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. बेसिकली पीपल्स who are prominently want to stabilize, they used to raise कि why not we have a uniform code for all. After that, the government in 1941, the government formed B.N. Rao committee to codify human Hindu law gives human equal right. देखिए, this is the most important, you can use it as a men's value addition. Okay, in 1941 the government formed B.N. Rao committee, okay, to codify the Hindu law and give women equal राइट्स. वुमेन्स को क्या चाहिए? इक्वल राइट्स. ओके, सो व्हाई आई एम सेइंग दैट अ लॉट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस. सो हम आगे पढ़ेंगे. और पोस्ट इंडिपेंडेंट में क्या हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, दैट वाज हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल टू डिसाइड सिक्योरिंग यूसीसी नॉट विद इन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट. देखिए, मेन प्रॉब्लम ये है कि एक फंडामेंटल राइट नहीं है जिसके थ्रू हम इसको जस्टिसेबली या फिर कोर्ट में इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं. इट इज़ जस्ट एज ए DPSP, मीन्स वी कैन थिंक अबाउट इट. ओके, स्टेट हैव द कैपेबिलिटी टू पास अ लॉ, अ बिल. if is it passed through a majority, they are capable to implement it, but that is possible in a state.
That is not possible that we are going to introduce new fundamental changes in a fundamental right and we can include it. No, it was not. Special Marriage Act of 1954, which was from the Civil Marriage Act of any citizen irrespective of religion. अच्छा, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, ओके, व्हाट ही यूज्ड टू से, इट फॉर्म सिविल मैरिज एट एनी, किसी भी सिटीजन के मैरिज को लेके ये रूल बना हुआ है, दैट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, मीन्स आप हिंदू हो या मुस्लिम ये मायने नहीं रखता, ओके। अच्छा, 4 कोड बिल पास हुए थे 1954 टू 1956, वेरियस सुप्रीम कोर्ट एंड जजमेंट एडवोकेट यूसीसी। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं विच कम्प्लीटली ट्राई टू सपोर्ट, ओके। तो बहुत पहले से ही ये बात चलता आ रहा है कि हमें यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक बार बहुत ही प्रोमिनेंटली हम इसको रिकैप कर लेते हैं। लेक्सी लॉ रिपोर्ट जो यूनिफॉर्म लॉ ऑफ क्राइम लेकर आई, गवर्नमेंट BN राव कमेटी बनाई जो कोडिफाई करना चाहिए हिंदू लॉ को और वुमेंस को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने के लिए, ओके। पोस्ट इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक कमेटी बनाई थी, उसमें भी इस चीज़ का जिक्र हुआ था कि वी शुड हैव टू प्रोवाइड इक्वालिटी। स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 प्रोवाइड अ फॉर्म ऑफ सिविल मैरिज टू द एनी सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ रेगुलर, ओके। 4 हिंदू कोड लाए गए 1955 टू 56 जो यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वर्डेक्ट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जो मतलब बहुत सारे ऐसे वो जजमेंट दे चुकी है जिसमें वो बार बार यूसीसी की बात करती है कि स्टिल वी हैड अचीव्ड इंडिपेंडेंट in since 1947 and we face a lot of problem to implement it. So this is a little bit sample, not sample, this is the opinion of the people to people which vary. So we should have to just focus कि हमें क्या करना चाहिए। बेसिकली अगर हमें पेपर क्रैक करना है तो वी शुड हैव टू कीप अ न्यूट्रल माइंड कि ठीक है, जहाँ इसके प्रोज हैं वहाँ इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें दोनों पता होने चाहिए, ओके। सो करेंट स्टेटस ऑफ पर्सनल लॉ, Hindu personal law, Hindu marriage act, Hindu succession act. We should have to just remember the name and a little bit knowledge about that. Hindu, that is not only Hindu. Hindu includes Sikh, Jain and Buddhist, okay. So some secular law, special marriage, secular in the sense they are not prominently inclined to the any particular religion, okay. So Guardian and Ward Act, only state in India. गोवा इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पे पोर्तुगीज सिविल कोड 1864 कंटिन्यू टू इम्प्लीमेंट आफ्टर इंडिया एनेक्स। केवल एक गोवा था जहाँ पे पोर्तुगीज सिविल कोड 1867 को कंटिन्यू रखा गया इंडिया को, मतलब हमें विक्ट्री मिलने के बाद भी। पोर्तुगीज कोड इज़ नॉट कम्प्लीटली एंड यूसीसी, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मेन मुद्दा ये है कि आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज रखना है यूसीसी के बारे में। और ऑन बिहाफ ऑफ प्रीलिम्स वी हैव जस्ट नॉर्मल फैक्ट कि ये 44 आर्टिकल्स में आता है जो कि DPSP है। सो वी आर नॉट गोइंग टू कोट फॉर इट्स जस्टिफिकेशन एंड फॉर द मेंस प्रोस्पेक्टिव वी शुड हैव टू फोकस कि क्या क्या इसके प्रोज और कॉन्स हो सकते हैं, हाउ इट्स गोइंग टू अफेक्ट द लाइफ ऑफ वुमेन if it be implemented, and what are the role of UCC in upliftment of the women. So please let me know in the comment section if you have a answer of my question, means if you are capable to understand what I'm asking that how UCC play a very important role in upliftment of women, okay. So please let me know in the comment section, okay. Thanks.